गांव और चौपाल पर पंचायत के बाद अब अगले कुछ दिन बाड़ेबंदी में पंचायत चुनाव की चर्चा होगी। जी हां, 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतदान के बाद प्रदेश की जनता को भले ही 4 सितंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार हो, लेकिन पार्टियां इन नतीजों से पहले ही सुरक्षित रुख अपना रही है। 6 जिलों में हो रहे पंचायत चुनाव में भाजपा और कांग्रेस बढ़त बनाने की जुगत में है, लेकिन पार्टियों ने जनता जनार्दन का फैसला आने से पहले ही प्रत्याशियों को बाड़े में जाने का फरमान सुना दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पंचायत रण में जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए सभी प्रत्याशियों को एक जगह रखा जाता है। अभी 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों के चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान की ग्रामीण जनता आक्रोशित है सरकार से, क्योंकि गांव के विकास के काम ठप हुए। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा लगना था, 15वें फाइनेंस कमीशन का पैसा लगना था, गांव के दूसरे विकास के काम थे, वो रुके। इसी मेरे विश्वास का आधार है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत भी की है और जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें पूरे उत्साह से भाग लिया है। और सब लोगों को एकजुट रखने का एक परंपरागत तरीका है, उसमें सारी पार्टियां रखती हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग भी रखते हैं। पंचायत चुनाव के रण में जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, जिसका फैसला 4 सितंबर को सार्वजनिक किया जाएगा, जिसके बाद 6 सितंबर को प्रमुख और प्रधान के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं 7 सितंबर को उप प्रमुख और उप प्रधान के लिए चुनाव होगा। उधर नतीजों से पहले भाजपा के साथ कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी का रुख कराया है। कांग्रेस ने जिताऊ प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी में भेज दिया है। सीक्रेट बाड़ाबंदी को इस बार भी कांग्रेस ने प्रशिक्षण नाम दिया है। पार्टी ने बाड़ाबंदी की जिम्मेदारी विधायकों और चुनावी कैंपेन में लगे नेताओं को दी है। पार्टी का कहना है कि इस बार विधायकों और स्थानीय नेताओं के कहने पर टिकट दिए गए हैं, ऐसे में उन पर चुनाव की जिम्मेदारी है। और जहां तक रही बात प्रशिक्षण की, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सब पार्टियां करती है। और जो है कि जीतने के बाद में भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया भी जाना चाहिए। लोकतंत्र में बाड़ेबंदी का कहीं पर जिक्र भले ही नहीं हो, लेकिन 21वीं सदी की राजनीति में ये फंडा अब नया नहीं रह गया है। विधानसभा चुनाव से लेकर निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टियां इसको हथियार के रूप में काम लेती है, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा सके और पार्टी को मजबूत किया जा सके। बहरहाल अब देखना होगा कि इस बार पंचायत रण में किसको फतह मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में एक बार फिर चुनावी रणभेरी का। ये कहें कि मतदान के जरिए तो समापन हो गया, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि 6 जिलों में जिला प्रमुख कौन बनेगा, 78 पंचायत समितियों के प्रधान कौन होंगे और 5000 से ज्यादा 5826 जो प्रत्याशी हैं उनकी ईवीएम में किस्मत बंद हो गई है और किसकी खुलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा करना लाजमी यहाँ पे ये होगा कि हर दल की ओर से बाड़ेबंदी की जा रही है। ऐसा क्यों? क्या बाड़ेबंदी के जरिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में बाड़ेबंदी के बिना कुछ नहीं है, या फिर ये कहें कि अपने ही टिकट दे हुए प्रत्याशियों पे भरोसा नहीं रहा, या कब कौन किसको उठा करके लेके चला जाएगा, या हॉर्स ट्रेडिंग एक बार फिर ट्रैक पे आ सकती है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के आप सबको के जहन में भी होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बाड़ेबंदी का लोकतंत्र रहा हमारे यहाँ पे? अब बात एक दल की नहीं है, सभी की यही हालत है। तो ऐसा क्यों? चलिए हम चर्चा करेंगे। और पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई चौंकाने वाली बात हो कि अब की बार बाड़ेबंदी से वहां पे कैंडिडेट्स को वहां रखा गया। अभी नहीं है, वर्षों से ये हमारे एक सिलसिला चल पड़ा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, जो लगातार इस मामले को वर्षों से देखे आ रहे हैं। भाजपा
नेता मुकेश पारिक साहब हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता आर तिवारी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। बाड़ेबंदी और हर राजनीतिक दल की ओर से की जाती है। ये कहें कि कांग्रेस कहे कि बीजेपी कर रही है, हम नहीं कर रहे, या बीजेपी कहे कि कांग्रेस कर रही, हम नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब जहां पे लगता है कि हमें प्रधान बनाना, कुर्सी बचानी है, तो हमें बाड़ेबंदी करनी ही होगी। कोई प्रशिक्षण के नाम पर कोई कह रहा है कि एक साथ बैठ जाते हैं, कुछ सलाह मशवरा कर लेते हैं। बेशक उसे टाइटल कुछ भी दें, लेकिन हम एक आम भाषा में साफ कह सकते हैं कि बाड़ेबंदी है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए योगेंद्र जी, जब लोकतंत्र में व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार या अलग अलग तरह के प्रलोभन जब आ जाते हैं सामने, तो बाड़ेबंदी का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ गया है। और राजस्थान में तो देखिएगा कि जब विधायकों की बाड़ेबंदी हो जाती है, तो ये तो गांवों की सरकार है जहां दल बदल कानून लागू नहीं होता है। जब दल बदल कानून ही लागू नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी का किसी भी दल को अपना समर्थन देके चला जाता है। बीजेपी ने तो पिछले दिनों अजमेर में देखा भी कि भंवर सिंह पलड़ा की पत्नी को जब इन्होंने उसका जिला प्रमुख का टिकट नहीं दिया, तो वो तो कांग्रेस में समर्थित होकर के वहां पर जिला प्रमुख कांग्रेस का बना लिया, कांग्रेस समर्थित बना लिया। तो ये सही चीजें हैं कि जिस तरह से जो गांवों की सरकार है, जो पहले विश्वास और उस पर चलती थी, अगर इस तरह की प्रवृत्ति पनपी है, तो आप देखिएगा विकास के काम किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार की प्रवृत्ति आएगी। क्योंकि ये मान के चलिएगा, वोट लेने के लिए क्या क्या प्रलोभन देने पड़ते हैं, ये तो आपको दोनों पार्टी के जो प्रवक्ता है बताएंगे कि जीत के लिए कुछ भी करो, हमारा प्रमुख बनना चाहिए। अब उसके लिए चाहे पैसा देना पड़े, चाहे उनको उप जिला प्रमुख का पद देना पड़े, या कोई कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़े, बना देंगे। हमारा तो बना देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या भरोसा नहीं रहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि दल बदल कानून पंचायती राज में या स्थानीय निकाय में लागू नहीं होता है, इस वजह से ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन बात ये होती है कि इतनी मशक्कत की जाती है टिकटों के देने के दरमियान, तो उस वक्त की एक्सरसाइज पे भी सवाल उठ सकते हैं, या फिर कहें कि जो कैंडिडेट हैं उन पे भरोसा नहीं रहता है राजनीतिक दलों को। देखिए आप देखिएगा जिस प्रकार का माहौल इस बार देखने को मिला, आप देखिएगा कि जब टिकट देने का बात आई तो विधायकों की चली सत्ताधारी पार्टी में, तो विधायकों ने टिकट दे दिए। अब टिकट देने के बाद जीतेगा कौन, हारेगा कौन, दोनों ही पार्टी ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। ये पहला मौका मैंने देखा है, नहीं तो दोनों ही पार्टी तत्काल बागियों के खिलाफ कार्रवाई करती थी। कांग्रेस ने तो कुछ जगह पर दीग और कुमेर में तो टिकट ही कांग्रेस के दिए ही नहीं, वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सारे। तो माहौल परिवर्तन हुआ है, और माहौल परिवर्तन होना गांवों की सरकार के लिए घातक साबित होगा। विकास का जो बात होने लगी है, विकास कैसे होगा अगर इस तरह के लोग चुन करके जब आएंगे। वापस आ एक बार श्याम जी, वापस लौटूंगा आपके पास में, मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा। मुकेश जी, आप तो खुद भी बहुत सीनियर लीडर हैं और देखते हैं नजदीकी से, ये बाड़ेबंदी क्यों? उसे नाम तो प्रशिक्षण शिविर दिया जाता है, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऐसा क्यों? मैं वजह जानना चाहता हूं कि क्या भरोसा नहीं रहा, या सामने वाले दल पे ये रहता है कि हमारे कैंडिडेट को उठा के ले जाएंगे, छीन के ले जाएंगे, या उसे बरगला देंगे, या खरीद लेंगे। कोई तो वजह है कि जिसकी वजह से बीजेपी भी बाड़ेबंदी कर रही है। यही सवाल मेरा तिवारी साहब से होगा, उनके यहाँ पे भी बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी। मुकेश जी, आपके यहाँ पे ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही हम तक। आवाज साफ आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे चुनाव से पूर्व हो या चुनाव के बाद हो, हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण की परंपरा है और प्रशिक्षण की एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार जारी रहती है। आपने इसका जो सीधा सवाल पूछा है, उसका सीधा जवाब ये है कि जब चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद आपसी चर्चा, आपसी वार्ता और उसमें ये निष्कर्ष निकालना कि इससे पंचायत से समिति से जुड़े हुए कार्य, जिला परिषद से जुड़े हुए कार्य तो इनके जो हमारे अनुभवी नेता हैं उनके द्वारा बताए ही जाते हैं। साथ ही साथ ही कौन जिला प्रमुख होगा, कौन उप जिला प्रमुख होगा, कौन प्रधान होगा, कौन उप प्रधान होगा, इन सब बातों के बारे में भी वहां पर सबके साथ एक साथ बैठ के चर्चा की जाती है, आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। और इस बात को भी मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि जब पंचायत के और परिषद के जब चुनाव आते हैं
तो इन चुनावों में कई उम्मीदवार दावेदार होते हैं। हर कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। देखिए, एमएलए और एमपी के उम्मीदवार के लिए लिमिटेड लोग होते हैं जो ये टिकट के दावेदार होते हैं, हालांकि उसमें भी बहुत ज्यादा संख्या होती है। लेकिन पंचायत और परिषद का चुनाव एक ऐसा होता है कि जिसमें कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि मैं ये चुनाव लड़ूं, और बहुत से कार्यकर्ता होते हैं लेकिन टिकट एक कार्यकर्ता लड़ता है, और कई बार कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है और जो ये चाहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूं और भारतीय जनता पार्टी के ही जिला परिषद में, पंचायत समिति के उसमें रहूं, तो वो निश्चित रूप से कई बार निर्दलीय चुनाव जीत के भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है या आ जाता है। तो ये सब एक जिसको हमारा जो प्रशिक्षण होता है, निश्चित रूप से वो प्रशिक्षण इसलिए होता है उसमें कई नए, इस वजह से मुकेश जी सवाल मेरा इस वजह से उठ रहा है, बहुत अच्छी बात है, रीति नीति, पार्टी की आइडियोलॉजी, ये आप जो कह रहे हैं कि जिला परिषदों में क्या होता है, पंचायत समितियों में क्या होता है, बहुत अच्छी बात है, ये प्रशिक्षण होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा में भी नए जो सदस्य हैं उन्हें पुराने के माध्यम से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि हाँ ऐसे सवाल पूछने, क्या करना है। लेकिन यहाँ मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि प्रशिक्षण आप उनको भी दे रहे हैं कि जो पता नहीं जीतेंगे कि हारेंगे, अभी तो कोई तय नहीं है कि क्या रहेगा रिजल्ट। रिजल्ट से पहले का प्रशिक्षण, तो रिजल्ट के पहले का जो प्रशिक्षण होता है वो बाड़ेबंदी पे, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूंगा कि जरूर करना चाहिए राजनीतिक दलों को, जीते हुए जो कैंडिडेट हमारे वो जनप्रतिनिधि का रूप ले चुके होते हैं, लोक सेवक की भूमिका में होते हैं, उनको जरूर प्रशिक्षित करना चाहिए। लेकिन आप तो सभी को कर रहे हो, वो वहां सवाल उठता है कि सबकी आवश्यकता क्या पड़ रही है, सारे जीत के आएंगे। देखिए, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है वो जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। कोई उम्मीदवार करके नहीं लड़ता कि मैं हारूंगा या नहीं। हर प्रत्येक उम्मीदवार जीतने के लिए ही चुनाव लड़ता है, उसके लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है। अब कोई वैसे निश्चित रूप से कुछ उम्मीदवार हार भी जाते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जिसको हम जिस चीज के लिए, जिस उम्मीदवारी के लिए खड़ा करते हैं, अगर कोई ऐसा उम्मीदवार हार भी जाता है तो उसके पश्चात भी हम ये मानते हैं कि उसका ये दायित्व है कि अपने क्षेत्र में, चाहे वो पंचायत समिति है चाहे जिला परिषद है, वहां पर एक चलिए वापस आ रहा हूँ पारिक साहब, वापस लौटूंगा आपके, वापस लौट रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ आपके पास वापस लौटूंगा मैं। आर तिवारी साहब के पास में जाना चाहूंगा। तिवारी साहब, आपसे भी मेरा सवाल यही है, बाड़ेबंदी की क्या नौबत आ जाती है राजनीतिक दलों को कि करना पड़ता है? बिल्कुल साफ तरीके से बताया अपना एजेंडा क्या है बीजेपी का मुकेश पारिक साहब ने। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि वहां प्रभारी बना दिए जाते हैं और सबको एक जगह, आप लोग क्या किस बात, आप भी प्रशिक्षण देते हैं वहां? योगेंद्र भाई, ये मुकेश पारिक जी सच्चाई नहीं बता रहे। आप बताइए सच्चाई क्या है इसकी। 2014 में जब से मोदी सरकार देश के शासन पर काबिज हुई है, देश के हर हिस्से में बाड़ाबंदी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के बाद में जो खरीद फरोख्त की एक लंबी श्रृंखला चलाई है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे परिषद हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने अडानी अंबानी से पैसे का बोरा खोल रखा है और इसलिए हम लोगों को मजबूरी में करना पड़ रहा। मैं स्वीकार कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इतना प्रलोभन देती है कि कोई भी आगे बिकने को तैयार हो जाता है। अरे विष्णु लाटा जी का आपको ध्यान नहीं कि इन्होंने तो मनोज भारद्वाज को बनाया था जयपुर में नगर निगम का, इन्होंने भी बाड़ेबंदी की थी। अभी शाम जी बता रहे थे कि अजमेर में जिला प्रमुख में इन्होंने जिनको उम्मीदवार बनाया वो हार गया। ये बाड़ेबंदी का ये लेकिन आप विष्णु लाटा जी का जो उदाहरण दे रहे हो, विष्णु लाटा जी का जो उदाहरण दे रहे हो, उसमें तो आपके पाले में आ गए थे। विष्णु लाटा जी का जो उदाहरण दे रहे हो तो आपके पाले में आ गए थे। भाई, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं है? आपके यहाँ तो स्वयं सेवक आते हैं ना, जो चाल चरित्र चेहरे से बिल्कुल शुद्ध होते हैं, कहीं उनमें कोई कमी नहीं होती है। आप लोगों की खरीद बिक्री से परेशान होकर के देश के तमाम दलों ने अपने लोगों को बचाने के लिए बाड़ेबंदी शुरू की है, हम स्वीकार करते हैं। अरे ये तो पैसे का बोरा खोदते हैं, कोई भी पद देते हैं। आप बताओ, जतीन प्रसाद उत्तर प्रदेश में ना तो विधान परिषद के सदस्य हैं ना विधानसभा के सदस्य हैं। पता लग रहा कि भावी मंत्रिमंडल में उनको मंत्री का दर्जा दे रहे हैं, कांग्रेस से तोड़ करके ले गए, आप उनको मंत्री बनाएंगे।
इनके पास में अथाह संपदा है, अडानी और अंबानी का पैसा इतना है, देश में कहीं भी। मैं तिवारी साहब एक बात जानना चाहूंगा, तिवारी साहब मैं एक बात जानना चाहूंगा कि चलिए आपने ये आरोप तो लगा दिया अडानी अंबानी का पैसा है बीजेपी के पास में, पैसे के दम पे किसी को भी खरीद लेती, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जड़ें मजबूत है कांग्रेस की, लंबी एक आप लोगों की देश में शासन आप लोगों ने किया है, आप लोग कार्यकर्ताओं की फौज है, तो अभी तक उन कार्यकर्ताओं को आप लोग ये तो आप लोग कहते हैं कि हमने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो पार्टी की रीति नीति से नई पीढ़ी को हम अवगत नहीं करा पा रहे हैं कि हम आप कुर्बानी, कम से कम पद की कुर्बानी तो दीजिए। योगेंद्र भाई, आर्थिक युग में नेहरू काल का या गांधी काल की बात को स्वीकार करना ये नहीं करते। इन्होंने जो अभी एक सूची जारी करी उसमें नेहरू जी का ही नाम नहीं है। आजादी के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 साल जेल में अपना समय व्यतीत किया, जिनकी पत्नी कमला नेहरू बीमार रही, एकमात्र छोटी बच्ची को इंदिरा गांधी को छोड़ करके जेलों में चले गए, और मोतीलाल नेहरू उस समय दुनिया के सबसे बड़े बैरिस्टर थे, अपने इकलौते बेटे को आजादी की लड़ाई में उन्होंने झोंक दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले, अटल बिहारी वाजपेयी तक तो ठीक था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ, देश में राजनीति में पैसा बहाया जा रहा है, इनकी कीमत का पता नहीं। राजस्थान में पहली बार कांग्रेस को अपने विधायकों को बाड़े में रखना पड़ा, तब जाकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सरकार को बचा पाए। इन्होंने तो राजस्थान के विधायकों के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर कर दिया था। और चलिए उस रूट पे नहीं जाना चाहेंगे, हम उस रूट पे नहीं जाना चाहेंगे, फिर समय वो होगा। जी मुकेश जी अभी सुना आपने कि आप लोगों की, आपने तो कहा प्रशिक्षण के लिए, इनका साफ कहना है कि हम तो आप लोगों के यानी कि कांग्रेस बीजेपी की वजह से बाड़ेबंदी कर रही है, स्वीकार भी किया उन्होंने। मुझे बताना ही नहीं पड़ा। 2 उदाहरण तो इन्होंने स्वयं ने दे दिए, अजमेर जिला परिषद का और जयपुर नगर निगम का। तीसरा उदाहरण, जो ये बसपा के विधायक आए हैं, कृपया करके तिवारी जी साहब कहते हैं तो ये बताएं, बसपा के जो विधायकों को कांग्रेस में लाए समर्थन के लिए, उनको कितनी थैली गोली, वो कौन सी अडानी और अंबानी शामिल कर रहा है, हमने तोड़े नहीं। आ रहा हूँ तिवारी जी, आ रहा हूँ आपके पास है। मुकेश जी एक बार अपनी बात कह लें। जी मुकेश जी कंटिन्यू करिए आप। तिवारी जी से आप एक प्रश्न पूछिए कि जो बसपा से जो विधायक आए हैं, उनके पैसों का इंतजाम अडानी अंबानी से किया क्या इन्होंने, या और कहीं से किया, ये भी स्पष्ट करें। इन्होंने जो उदाहरण दिए, ये कांग्रेस के ही उदाहरण दिए, ये बार बार आरोप लगाते हैं। आप शायद भूल गए तिवारी जी, आप भी पुराने व्यक्ति हैं। आपके खुद सचिन पायलट जी जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष थे और डिप्टी सीएम थे, वो अपने साथ असंतुष्ट विधायकों को लेकर दिल्ली चले गए। उनको पैसे किसने दिए? हमने दिए कि आप जाइए और वहां पर ये करिए। आप कैसी बातें करते हैं? आपकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, कौन उनकी खातिरदारी कर रहा था? हरियाणा में खट्टर सरकार उनका आतिथ्य कर रही थी। मैंने आपको इतने आराम से सुना, कृपया करके सुनिए तो सही, फिर जवाब तथ्यों के साथ देना। आप तो नंबर 1, बसपा के विधायकों को कितना रुपया आपने दिया? आपको सचिन पायलट जी को भेजने के लिए किसने पैसे दिए गवर्नमेंट गिराने का प्रयास करने के लिए? तिवारी जी, आपके जो जहाज है कांग्रेस का, पूरा पता लग जाएगा। में गजेंद्र सिंह जी की आवाज है उसमें मुकेश भाई। आपके बस के लिए वो तो काम देखिए, आपके जिस प्रकार का चुनाव हुआ है ना, आपके परिषद और पंचायत में मालूम है क्या हो रहा था? मैं फील्ड में गया था। ये गहलोत गुट का आदमी है, इसको पायलट गुट वाले हराएंगे। ये पायलट जी के गुट का आदमी है, इसको गहलोत गुट के आदमी। आप कैसी बात करते हैं? आप फील्ड में जाइए, देखिए तो सही गाँव में क्या स्थिति है। जयपुर के मानसरोवर में वसुंधरा राजे जी का कार्यालय खुला, अपना घर संभालो। आपके यहाँ इतना कांग्रेस में कोई नहीं है। हमारे सोनिया गांधी सर्वोच्च नेता है और राजस्थान के चिरंजीव हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेता है। ये 2 नेता है, हमारे यहाँ कोई गुटबंदी नहीं है। वसुंधरा जी ने पार्टी का तो कोई नुकसान नहीं किया, वो तो पार्टी का हित कर रही है। कल भी उन्होंने आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, परसों भी किया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो हमारी नेता है, आपके खिलाफ लगातार जवाब दीजिए उनकी बातों का। आप कह रहे हैं वसुंधरा जी तो खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो संभव हो सकता है, सशक्त विपक्ष
जी तिवारी जी, इनका साफ कहना है कि वसुंधरा राजे बीजेपी के पक्ष में बयान दे रही हैं, सरकार से सवाल पूछ रही हैं, जहां उनकी सक्रिय भूमिका की आवश्यकता होती है वहां वो काम कर रही हैं। पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं मतदान के लिए अपील करती हुई नजर आई क्या? राजस्थान के सचिन पायलट ने पंचायत चुनाव में तो आपको तो फायदा आप क्यों कराना चाहते हैं आप उनसे अपील? तिवारी साहब, आप क्यों अपील कराना चाहते हैं वसुंधरा राजे से? आपको तो बेनिफिट ही हो रहा है, फायदा ही मिलेगा उसका, क्यों कराना चाहते हो आप अपील? राजे जनता पार्टी की सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, आज इन्होंने उनको साइड लाइन कर दिया, ये तो हमारे लिए फायदा है। लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूं योगेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी में 8 व्यक्ति अपने आप को अभी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। 6 जिला परिषद का चुनाव हो जाने तो भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेता राजस्थान की जनता के सामने नंगे हो जाएंगे। 6 जिला परिषद में कांग्रेस अपने जिला प्रमुख बनाएंगे। योगेंद्र जी, आपने जयपुर नगर निगम में मेयर के लिए कितने पैसे दिए? आपने जिला परिषद अजमेर में कितने, आप बताइए ना। आपने आरोप लगाए और आप कहते हैं ऐसे ही होता है, तो फिर बताइए क्या क्या दिया? वापस आ रहा हूँ आप लोगों के पास में। मुकेश जी, कभी कभी आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। मुकेश जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आपके वॉइस पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि तिवारी जी बहुत बेचैन है आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन आपकी आवाज कभी कभी उन तक नहीं पहुंच पाती है। मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, कोई टेक्निकल में दिक्कत आ सकती है। श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। सर, दोनों का आपने सुना। कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी की नीयत और नीति पे भरोसा नहीं है, इस वजह से उन्हें बाड़ेबंदी करनी पड़ती है। बीजेपी अभी भी प्रशिक्षण दे रहा है कि हमें वहां बताना होता है कि क्या करना है, आपके भविष्य का जो आप सफर तय करना चाह रहे हैं उसमें ये चीजें होंगी, आपको इस रीति नीति से काम करना है, वो कार्यकर्ताओं को समझाया जाता है। सुना आपने दोनों, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए योगेंद्र जी, आपने सही कहा। मैं तिवारी जी को भी सुन रहा था और मुकेश जी को भी सुन रहा था। दोनों ने स्वीकार किया कि बाड़ेबंदी की जा रही है। अब बाड़ेबंदी देखिएगा, जीतने के बाद तो बाड़ेबंदी सुनी थी, ये जीतने से पहले, चुनाव परिणाम से पहले बाड़ेबंदी दोनों तरफ होना, ये क्या संकेत देता है? इसका मतलब है कि आपका लोकतंत्र में जो खड़े हुए व्यक्ति हैं उनमें विश्वास नहीं है। वो अपना जब काउंटिंग होगी, मतदान हो चुका है और जब मतगणना होगी तो कैंडिडेट अपने मतों को गिनते हुए देख नहीं पाएगा, वो तो केवल जीतेगा वही कैंडिडेट वहां जाएगा और प्रमाण पत्र लेकर के आ जाएगा। तो ये लोकतंत्र का एक छोटे स्तर पर जो खेल हो रहा है वो ठीक नहीं है। ये बात भी सही है कि सत्ताधारी पार्टी निश्चित रूप से प्रभावशाली होती है हर चीज में, बाड़ेबंदी में भी आगे रहेगी या किसी तरीके से प्रशासनिक दृष्टि से किसी को उठा करके लाना होगा, वो भी होता है। आपने देखा, होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तिवारी जी इसको नकारे वो बात अलग है, लेकिन ये होता है। सत्ता में चाहे कांग्रेस हो तो कांग्रेस करेगी, बीजेपी हो तो बीजेपी करती है, दोनों ही पार्टी करती है। लेकिन यहाँ 3 पार्टी हो गई है। अब देखिए हनुमान बेनीवाल का असर कितना होगा ये तो पता नहीं, कि कुछ जगहों पर उसका भी कुछ तो असर है। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन आएगा। और आप देखिएगा, मुकेश जी बार बार कह रहे कि विष्णु लाटा जी को क्या दे दिया, क्योंकि विष्णु लाटा जी को आप संभाल नहीं पाए इसलिए कांग्रेस लेके चली गई। आप वहां पर भंवर सिंह पलाड़ा की पत्नी को नहीं संभाल पाए तो कांग्रेस लेगी। कांग्रेस तो अपने साधनों का सदुपयोग करेगी निश्चित रूप से। यही कारण है कि अब ये मुकेश जी कह रहे थे हम प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण तो जीतने वालों को देते हैं। यहाँ तो उम्मीदवार अभी तो जीता ही नहीं, वो उसने अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, उसके पहले बाड़ेबंदी हो गई। क्योंकि देखिए अभी तो टाइम कम दिया है। आपने देखा कि मेयर के चुनाव में या सभापति के चुनाव में 7 दिन का टाइम देते थे, इस बार तो कम टाइम है। 4 तारीख को जब मतगणना होने परिणाम घोषित होगा, 6 तारीख को जिला प्रमुख के चुनाव हो जाएंगे और 7 को उप जिला प्रमुख के चुनाव हो जाएंगे। तो ये सही है, लोकतंत्र में जिस तरह से नीचे के स्तर पर जो कुछ सिखाया जा रहा है वो आगे के स्तर पर जाएगा तो लोकतंत्र निश्चित रूप से बर्बादी के कगार पे जाएगा। जो सेवाभावी लोग आते थे और जो परिपूर्ण स्थिति से सेवा करते थे, वो सेवा की भावना अगर खत्म हो जाएगी तो तिवारी जी जैसे व्यक्ति या मुकेश जी जैसे व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई पद नहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए धनबल और बाकी बहुत सारी चीजें जब साथ में आ जाती है तो लोकतंत्र हमेशा किस दिशा बदल देता है, दिश भ्रमित हो जाता है। तो इसलिए इसको बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को टिकट किस प्रकार से दिया जाता है, अब ये तो अब तिवारी जी बताएंगे या मुकेश जी बताएंगे, क्योंकि आजकल
टिकट देने का परिणाम और टिकट देने की चीजें भी बदल गई है, इसलिए निर्दलीय ज्यादा खड़े होते हैं। निर्दलीयों की स्थितियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कि एक ही व्यक्ति को क्या मिल जाता है, इसलिए लोकतंत्र में उनको ये भी लगने लगता है कि बहती गंगा में चलिए हाथी धो लेते हैं इस बहाने। देखिए कि मैं कह रहा हूं कि बोली लगती है और बोली के अनुसार किस तरह से बिकते हैं, क्या होता है। आपने देखा अभी साफ तरह से तिवारी जी कह रहे थे कि बीजेपी ने तो कांग्रेस के विधायकों को भ्रष्ट करने की बहुत कोशिश की और बहुत सारी कोशिशें होती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए दोनों ही पार्टी को सजग होना पड़ेगा। उनके जो मूल कार्यकर्ताओं को टिकट दोगे तो ये स्थिति नहीं होगी। अब तिवारी जी को पता है कि बीएसपी से आने वालों को टिकट दे समय कम है श्याम जी, मैं मुकेश जी से और आर तिवारी साहब से एक बात जरूर जानना चाहूंगा। मुकेश जी, यहाँ लोकतंत्र की बात आ रही है कि ऐसे लोकतंत्र की जो सजगता भी दिखाई दे रही है उससे लोकतंत्र की मजबूती नहीं हो सकती। बेशक आप लोग ये अभियान जो चला रखा होगा या जो एजेंडा है उससे आप लोग मान के चलते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती इसी से आएगी, लेकिन श्याम जी की नजर में ये बिल्कुल उचित रास्ता नहीं है। या तो कहीं ना कहीं ये टिकट जो दिया जाता है पार्टी नेतृत्व को इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं जिसको टिकट दे रहा हूँ उचित नहीं है, कार्यकर्ता के हाथ में हम टिकट नहीं दे रहे हैं, या कार्यकर्ताओं के रायशुमारी महज एक दिखावा होती है और बहुत सारे लोगों को इंटरनली इस तरह के एक आश्वस्त कर दिया जाता है पहले से, कहा तेरे को टिकट देंगे, तेरे को टिकट देंगे। वो दौर खत्म हो गया। पहले चलिए टिकट किसी को एक को मिलता था, एक आध केस को छोड़ दीजिए, बाकी सब उसके लिए लग जाते थे और कोई बाड़ेबंदी जैसी चीज नहीं होती थी। अगले दिन चुनाव होता था, सब लोग इकट्ठे होते थे, जिसको पार्टी की ओर से निर्देशित किया जाता था कि हाँ इसको वोट डालने हैं सबको, वो होता था। ये दौर क्यों खत्म हुआ है मुकेश जी? कभी इस पे चर्चा होती है पार्टियों में? निश्चित रूप से इस पर चर्चा होती है। ये भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पार्टी है। राजनीति में सुचिता हो यह सब चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी इसके प्रति प्रतिबद्धता है। आपने जो कहा कि उम्मीदवार का चयन जो होता है राजनीतिक क्षेत्र में सब में कठिन चयन उसको माना जाता है। आज जब पंचायत चुनाव की और जब जिला परिषद के चुनाव में जब चयन की बात आती है तो प्रदेश में बैठा हुआ नेता या प्रदेश में बैठा हुआ जो टिकट देने वाले हैं उनका जो भी फीडबैक होगा वो नीचे के जमीनी स्तर पर ही होगा और वहां के जो लोग, वहां के गांव के लोग, वहां की पंचायत के लोग और वहां के परिषद के लोग जिस प्रकार का फीडबैक देते हैं उसके अनुरूप, उसके अनुसार ही उम्मीदवार का चयन किया जाता है। अब जो चयन किया जाता है उसमें फीडबैक कैसा मिला है, वहां के लोकल स्तर पर वहां के स्थानीय नेताओं का, स्थानीय कार्यकर्ताओं का कैसा फीडबैक मिला है, सामान्यतः उसके आधार पर टिकटों का वितरण किया जाता है। कहीं पर बहुत ज्यादा एक से ज्यादा जब उम्मीदवार होते हैं और या कहीं पर बहुत ज्यादा विवाद होता है तो निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व उसको सबसे बात करके उस बात। चलिए समय कम है मुकेश जी, समय कम है। मैं एक आखिरी सवाल आर तिवारी साहब से पूछना चाहूंगा। तिवारी साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही है, इससे लोकतंत्र की मजबूती कैसी होगी? आप लोग भी कहते हैं लोकतंत्र मजबूत करने के हम प्रयास कर रहे हैं, तो मजबूती कैसे होगी? ये तो लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं हम सब मिलके। योगेंद्र भाई, मैं मुकेश जी से फिर कहना चाहता हूँ, सौम्या गुर्जर के मुकाबले शील धवाई ज्यादा वरिष्ठ पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर का राजस्थान की राजधानी में क्या राजनीतिक बैकग्राउंड था? पैसे की ताकत पर आपने सौम्या गुर्जर को बनाया। 2% के चक्कर में पति के कारण से आज वो मेयर के पद बाहर निकली हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का कह रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है। पैसे का लेन देन देश में। चलिए मुद्दे पे लौटे। इसलिए हम सब तमाम राजनीतिक परेशान है भारतीय जनता पार्टी के धन कुबेरों से। लोकतंत्र का गला घोट रखा भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और आज 30 रुपए समय कम है। मैं रोकना चाहूंगा तिवारी साहब, रोकना चाहूंगा। चलिए समय कम है, मैं समय चाहूंगा आप सब। सॉरी, टाइम इज ओवर सर। टाइम हो चुका सर, मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। तो चले, राजस्थान में 6 जिलों में जिला प्रमुख बनेंगे और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। उससे पहले प्रमुख रूप से बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। और भी जो पार्टियां हैं, चाहे आरएलपी हो, जहां जिसका दबाव है, वो अपने जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पे निगाहें गड़ाए बैठे हैं कि कहां किसकी क्या भूमिका रहेगी, उसे हमें देखना होगा। मुकाबला रोचक है, होगा क्या ये देखने वाली बात है, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा।
लेकिन अपना अपना एजेंडा है। कोई कह रहा है कि लोकतंत्र की मजबूती इसी रास्ते से है, कोई कह रहा है इस रास्ते से है। चलिए, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसका डर दोनों ओर ही सता रहा है। शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।